आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स किसके, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के। ठीक है, तो मेरी शीट में क्वेश्चन नंबर 65 है। 65 नंबर पे देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन नंबर। बाहर से आज बहुत ध्वनि प्रदूषण आ रहा है तो तेज तेज चिल्लाना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी का 4.18 है ये, यानी एनसीईआरटी में 4वें चैप्टर में 18वां सवाल है ये। इसमें लिखा हुआ है एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स अ हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। एक एरोप्लेन है, एयरक्राफ्ट है जो कि कितने बड़े सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल कर रहा है, जिसकी रेडियस 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर बोले तो 1000 मीटर है। विद अ स्टडी स्पीड, स्टडी स्पीड बोले तो कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है, अर्थात कैसा मोशन हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। यानी केवल एक ही एक्सेलरेशन काम करेगा। कौन सा वाला? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन काम करेगा। कहानी खत्म। देखो, जिसको लॉजिक आता है वो समझ जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, तो एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट, मैं पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ देता हूँ। एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट्स अ हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर विद अ स्टडी स्पीड। स्टडी स्पीड को अंडरलाइन कर लेंगे, यही इशारा है। स्टडी स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर। कंपेयर इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कंपेयर का मतलब होता है रेशियो निकालना। कंपेयर का मतलब हुआ रेशियो निकालना। ठीक है, क्या क्या दिया है? रेडियस दिया है, जो फिक्स स्पीड है उसकी वो 900 किलोमीटर पर आवर है। सबको पता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 पंचे 90, 50 हो गया, यानी 250 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सर्कुलर रूप में घूम रहा है। ठीक है, तो बाय द वे सवाल ही बदल गया है, लेकिन अपने पास तो भेजा था, हमने दिमाग लगा लिया। ठीक है, कि अगर कह भी देते कि टोटल एक्सेलरेशन निकालो तो टोटल के नाम पे अपने पास एक ही एक्सेलरेशन है। कौन सा? सेंट्रीपिटल। ठीक है, बाय द वे इन्होंने कहा कंपेयर करना है। चलो भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हमें कंपेयर करना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वर्सेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r, तो ये ग्रेविटी हो गया। समझ गए? तो v²/rg हो जाएगा। v का वैल्यू पता है, r का वैल्यू पता है, g का वैल्यू नहीं दिया तो 9.8। समझ गए? 9.8 रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। 6.38 यूनिट लिखें कि ना लिखें? ना लिखें। क्यों? क्योंकि क्या है? रेशियो है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो दोनों ही एक्सेलरेशन ना, इसका यूनिट नहीं आएगा। तो आंसर आ गया 6.38। कॉपी कर लीजिए। हाँ भाई, तो हम लोग अब भी मोशन पढ़ने जा रहे हैं, सर्कुलर मोशन। लेकिन अब सर्कुलर मोशन पढ़ने का अंदाज बदलने वाला है, तरीका बदलने वाला है। इस बात को बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बिठाइए। अब हम बिल्कुल नए तरीके से एक बार फिर से काइनेमैटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आज की डेट में अभी तक हम लोग जितनी भी चीज़ें जानते हैं वो सारी लीनियर है। ये अलग बात है, लीनियर शब्द अभी तक हिडन था। ठीक है, बॉडी सीधे चल रही है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, केवल डिस्प्लेसमेंट बोल दिया तो अंडरस्टूड है लीनियर है, यानी बॉडी ऐसे ऐसे जा रही है। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी, अकेले वेलोसिटी बोला जाता था, लीनियर अंडरस्टूड होता था। लीनियर एक्सेलरेशन अंडरस्टूड होता था, लीनियर शब्द। अब हमें जो आगे आज पढ़ने जाना है उसमें होगा सब कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। कैसे? ऐसे, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पर घूमे और हम उसका ओरिजिन उसका सेंटर मतलब एज अ ओरिजिन ले लें, और जहां पर वो है यानी रेडियस एज अ पोजीशन वेक्टर काम करे, तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा यहाँ पे एंगल सबटेंड होगा। तो अब हम लोग सर्कुलर मोशन को एंगल के टर्म्स में पढ़ेंगे। तो जो चीज पहले लीनियर डिस्प्लेसमेंट s होती थी, अब वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो जाएगी। अभी मैं केवल ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ।
मैं जल्दबाजी में पढ़ा नहीं रहा, अभी मैं बता रहा हूँ कि होने क्या वाला है। बस होने वाला इतना सही है कि हम लोगों ने जो कुछ लीनियर के लिए पढ़ा है वो चीज़ अब एंगुलर के टर्म्स में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले लीनियर वेलोसिटी होती थी सीधे सीधे चलने वाली वेलोसिटी, उसको v से रिप्रेजेंट करते थे। एंगुलर वेलोसिटी अब घूमने वाली वेलोसिटी हो जाएगी, राइट? कितनी वेलोसिटी से घूम रहे हैं, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन को स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते थे जब कोई बॉडी सीधे ऐसे चल रही हो। मतलब क्या है, इसमें बॉडी का कोई पॉइंट फिक्स नहीं है, बॉडी जा रही तो जा रही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंडीशन है कि बॉडी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट घूमेगी। व्हाट द पॉइंट, बोलो। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है, इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। बात बेटा समझ गए? ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे हम लोग। दो प्रकार के वेक्टर होते हैं, दो प्रकार के वेक्टर होते हैं। ठीक है, ये बात मैंने वेक्टर में नहीं पढ़ाई थी, आज का इंतजार था। ठीक है बेटा, दो प्रकार के वेक्टर होते हैं, एक होता है बेटा पोलर वेक्टर, एक होता है एक्सियल वेक्टर। पोलर और एक्सियल। पोलर वेक्टर्स वो होते हैं जिसमें शिफ्टिंग इफेक्ट होता है, जैसे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, फोर्स, है ना? इनमें क्या है, बॉडी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाती है। इनको बोलते हैं कौन सा वाले वेक्टर, पोलर वेक्टर। क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर। दूसरे होते हैं एक्सियल, AXIAL, एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स में क्या होता है कि एक वो ऐसे वेक्टर होते हैं जिसमें रोटेशनल इफेक्ट होता है, एक पॉइंट के अबाउट घूमने वाले वेक्टर्स होते हैं, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क। CBSE वाले टॉर्क नहीं सुने होते हैं, ISC वाले टेंस में सुने होते हैं, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क इज अ एक्सियल वेक्टर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अभी वो में काठी मत डालिए, अभी हम सब लिखवा देंगे तो अच्छे समझा देंगे। अभी नया है इसलिए थोड़ा अजीब लगेगा, इस वजह से मैं पहले बात कर रहा हूँ, उसके बाद पढ़ाना शुरू करूँगा। बात समझ रहे हैं? मतलब बेटे हम लोग अब भी सर्कुलर मोशन के अंदर ही हैं, पर अब भी सर्कुलर मोशन ही रहे हैं, लेकिन सर्कुलर मोशन नई चीज़ों के टर्म्स में पढ़ेंगे। ठीक है, और जितना हम लोगों ने इतना सब कुछ पढ़ने में जितना समय लगाया है, उसका 1/10 भी नहीं लगेगा इसको पढ़ने में, कारण सब कुछ इसी के जैसा है। ठीक है, इवन फॉर्मूलों का स्टाइल जो आपको एक ब्रह्मास्त्र बताया था, वो भी इसमें ऐसा ही है। बस करना क्या है, जो फॉर्मूले, अरे बताएं बहुत बढ़िया है इसका, जो फॉर्मूले आपने यहाँ पढ़े थे, आपने क्या पढ़ा था बताओ? आपने पढ़ा था स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, पढ़ा था? लो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा, v की जगह पे ओमेगा, s की जगह पे थीटा और टाइम की जगह टाइम ही रहेगा। हो गया फॉर्मूला। तभी मैं कह रहा हूँ 1/10 भी टाइम नहीं लगेगा। तुमने क्या पढ़ा था? v बराबर u प्लस AT पढ़ा था? v मतलब ओमेगा, u मतलब ओमेगा नॉट, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पे a होता है, यहाँ पे अल्फा होता है। समझ गए? तुमने क्या पढ़ा था? s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s मतलब थीटा, u मतलब ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। t सेम रहना है, समझ गया ना? क्या पढ़ा था? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। a की जगह अल्फा और s की जगह पे, ठीक है? और बता दें, और याद करो, शिवा पढ़ाया था s v a, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाने के लिए v बराबर ds अपॉन dt पढ़ाया था, और v बराबर बताओ, सॉरी a बराबर dv अपॉन dt पढ़ाया था। s की जगह थीटा, b की जगह ओमेगा, a की जगह अल्फा, क्या हो गया? ओमेगा इज इक्वल टू d थीटा अपॉन dt, अल्फा इज इक्वल टू d ओमेगा अपॉन dt। समझे? सब कुछ वैसा ही है। अब थोड़ा सांस में सांस आई होगी, ठीक है? बस समझ गया ना? बड़ा सर्कुलर मोशन ही रहे हैं,
लेकिन अब, और यहाँ पे बाई वन गेट वन फ्री भी है। बाई वन गेट वन फ्री क्या है? बाई वन गेट वन फ्री ये है कि पढ़ तो आप भले ही सर्कुलर मोशन रहे हो, लेकिन आपको ये सारे फॉर्मूले रोटेशनल डायनामिक्स, जो हम अगला मतलब वर्क एनर्जी पावर के बाद जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें भी ये सारे फॉर्मूले ऐसे ही लगाए जाते हैं, यानी एक पंथ दो काज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए पेशेंस के साथ कायदे से लिखना शुरू कर दें। तो हेडिंग डाल दीजिए आप, एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन। देखिए, whenever a body moves in a plane, whenever a body moves in a plane, whenever a body moves in a plane about a fixed point, whenever a body moves in a plane about a fixed point, comma, then its position vector rotates, its position vector rotates, then its position vector rotates about that fixed point, about that fixed point, position vector rotates about that fixed point and sweeps plane angle at the fixed point. ठीक है, hence the motion of the body can also be expressed, hence the motion of the body can also be expressed, hence the motion of the body can also be expressed in terms of sweeping angle, in terms of sweeping angle. In terms of sweeping angle, and the motion then, and the motion then, and the motion then, comma, is called angular motion of the body. Angular motion of the body. समझिए, शुरू करें। देखिए, ये बेटा मैंने एक प्लेन बनाया है, 3D में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मतलब इट इज अ प्लेन, ये एक प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर हमने यहाँ कीला गाड़ दिया है एक, और इसको मैंने O पॉइंट कहा, और एक पॉइंट है जो कि यहाँ पे है, फिलहाल A पॉइंट पे। ये पॉइंट घूमा, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच गया, इस पॉइंट पे, B पॉइंट पे। तो जब ये चलेगा तो यहाँ पे ये क्या सबटेंड करेगा? एंगल को सबटेंड करेगा। गॉट इट? तो इस पार्टिकल का जो मोशन है, जो ये यहां से यहां तक ऐसे गया है, अब ये 3D होने की वजह से एग्जैक्ट सर्कल नहीं दिखेगा आपको, ठीक है? ये पार्टिकल का जो मोशन है यहां से यहां तक, वो किसके टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस एंगल के टर्म्स में। भाई ये कह देगा हमने 10 सेंटीमीटर यहां से यहां तक चला, तो अगर हम 10 सेंटीमीटर के करस्पॉन्डिंग ये कह दें कि 30 डिग्री चला, तो भी हम बता देंगे सब कुछ। नहीं समझे? भाई हमसे कोई कह दे कि 10 डिग्री 30 डिग्री ऐसे घूम जाओ, ठीक? क्लियर? तो एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा हम कह दें कि तुम फलाने यहां से इधर चले जाओ 2 मीटर, तो बात तो बराबर हो गई, तरीका बदल गया बस। नहीं समझे बात को? तो वही चीज मैंने आपको लिखवाई भी है। क्या लिखवाई? फिर से एक बार पढ़िए। लिखा है कि जब कोई बॉडी, whenever a body moves in a plane, जब कोई बॉडी एक प्लेन पे मूव करती है एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट, दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट घूमती है, अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट, कॉमा, देन इट्स पोजीशन वेक्टर रोटेट्स। इसका जो पोजीशन वेक्टर, ये जो एरो बनाया है, ये क्या है? इसका पोजीशन वेक्टर, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? आर से। इसी को तुम पोजीशन वेक्टर कह दो, इसी को तुम रेडियस कह दो, बात एक ही है, ठीक है?
पोजीशन वेक्टर रोटेट्स अबाउट दैट फिक्स्ड पॉइंट एंड स्वीप्स प्लेन एंगल। जब ये वेक्टर रोटेट करेगा तो यहाँ पे क्या स्वीप करेगा? एंगल। स्वीप मतलब पोछा लगाना। जब ये ऐसे खिसकेगा पोछा जैसा लगेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? एक एंगल बनेगा। स्वीप प्लेन एंगल एट द फिक्स्ड पॉइंट। हेंस द मोशन ऑफ द बॉडी, ये लाइन, हेंस द मोशन ऑफ द बॉडी कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्वीपिंग एंगल। यानी हम बॉडी के मोशन को एंगल के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि भैया यहाँ से यहाँ पहुंच गए, इसका मतलब भैया का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 30 डिग्री हो गया। सोचो, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ से यहाँ तुम 2 मीटर चले गए, या मैं ये कह दूं कि इधर से इधर तुम्हारे बीच का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना हुआ? 30 डिग्री हो गया। बात बराबर है। रिप्रेजेंटेशन मैंने एंगल के टर्म्स में किया, तुमने डिस्टेंस के टर्म्स में किया था। आगे बात समझ में? तो hence the motion is called what? Angular motion। कॉपी कर लीजिए डायग्राम। हेडिंग डालिए पोलर एंड एक्सियल वेक्टर्स। पोलर, केवल पोलर वेक्टर लिखो। अच्छा पहले हेडिंग डालिए पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर लिखिए दोज वेक्टर विच शोज या विच शो शिफ्टिंग इफेक्ट। Those vectors which show shifting effect, those vectors which show shifting effect are called, those vectors which show shifting effect are called are called polar vectors। For example, force, displacement, कौन सा displacement? Linear displacement। Force, linear displacement, linear velocity, linear acceleration, etc. Force, linear velocity, linear displacement, linear velocity, linear acceleration, etc. अब इन्हें डाल दीजिए एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स लिखिए those vector which show rotational effect about a fixed point, those vector which show rotational effect about a fixed point, rotational effect about a fixed point are called axial vectors। About a fixed point are called axial vectors। जैसे फॉर एग्जाम्पल उधर टॉर्क लिखवाया था, उसका वहां क्या लिखवाया था? फोर्स लिखवाया था। यहाँ फोर्स का उल्टा टॉर्क। जो काम वहां फोर्स करता है वो काम यहाँ टॉर्क करता है। ये बातें बहुत ध्यान में रखना। जैसे वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कॉमा करके ले लीजिए। वहां पे लीनियर वेलोसिटी थी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी। वहां पे लीनियर एक्सेलरेशन था, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन। वहां पे लीनियर मोमेंटम भी लिखा जा सकता है, चाहे तो एग्जांपल पढ़ा लें ऊपर वाले में। लीनियर मोमेंटम, और यहाँ अगला एग्जांपल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, 5 एग्जांपल दे दिए और दोनों एक दूसरे से इक्विवेलेंट हैं। मतलब जो काम ये वाला वेरिएबल लीनियर मोशन में करता है वो काम दूसरा वाला एंगुलर मोशन में करता है। नहीं समझे? जैसे लीनियर मोशन में लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एंगुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, लीनियर वाले में लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर वाले में एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, जो काम यहाँ पे लीनियर वाले में फोर्स करता है वो काम वहां पे टॉर्क करता है। ठीक है, टॉर्क जिनको नहीं आता अभी कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ाएंगे। जो चीज यहाँ पे लीनियर मोमेंटम होती है लीनियर मोशन में, उधर वो एंगुलर मोमेंटम हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? एग्जांपल लिख लिया आपने।
अब हेडिंग डाल दीजिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हेडिंग है द प्लेन एंगल थ्रू विच, द प्लेन एंगल थ्रू विच, द प्लेन एंगल थ्रू विच द पोजीशन वेक्टर, the plane angle through which the position vector, the plane angle through which the position vector of the moving particle, the plane angle through which the position vector of the moving particle rotates, the plane angle through which the position vector of the moving particle rotates about a fixed point, about a fixed point in a given time interval, in a given time interval is called, in a given time interval is called angular displacement, is called angular displacement। देखिए तो कंसीडर द सिचुएशन, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि सेंटर उसका ये है ओ पॉइंट है और ये ए पॉइंट है, ये आर डिस्टेंस है और यहां से ए पॉइंट से ए पॉइंट बी तक ऐसे पहुंच गया, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है जो कि ऐसे था पहले, अब वो कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल से सबटेंड किया, इस एंगल को ही हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। समझ गए, क्लियर हो गया। अब आपको जो पहले वाली डेफिनेशन थी, अगर आपको पहले नहीं भी पढ़ी है नो प्रॉब्लम, अब से आपको समझ में आ भी जाएगा, वो आना भी चाहिए, ठीक है। इतना बहुत आसानी समझ में आ गया होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करता है तो सेंटर से उस पॉइंट तक बनाएंगे तो पोजीशन वेक्टर होगा या रेडियस की लाइन मान लीजिए, ठीक है। थोड़ी देर में अगर आप मान लीजिए कि आपने डेल्टा टाइम दिया तो ये ए से कहां पहुंच गया, बी पे पहुंच गया, तो ये लाइन ऐसे घूम गई, तो जितना एंगल इसने बनाया दिस एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर देखा जाए टेक्निकली तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एक एंगल ही, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, यूजिंग एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, होता है फॉर्मूला। एंगल यहां पे क्या बन रहा है, थीटा, आर्क कितनी हुई, ए बी आर, रेडियस कितनी है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू ए बी आर अपॉन आर, इसका फॉर्मूला हो सकता है। बात करते हैं यूनिट की, अगर आपने जरा सी सावधानी हटा से हटा दी तो लोचा हो जाएगा। देखिए देखा जाए टेक्निकली तो अगर इसका यूनिट निकालना है तो आर्क भी लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है, आर्क भी लेंथ है और रेडियस भी लेंथ है, तो ऊपर भी मीटर और नीचे भी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो क्या आना चाहिए इसको, यूनिट लेस। लेकिन अगर आपने पहला चैप्टर ठीक से पढ़ा है क्लास 9th में, तो आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाई गई होंगी, उसके साथ 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाई गई होंगी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। नहीं पढ़े हो बहुत अच्छी बात है, मत पढ़ो, मैं बता दे रहा हूँ। इस एंगल को एक अलग से यूनिट दिया गया है जिसको सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं, और वो सप्लीमेंट्री यूनिट क्या है, रेडियन, नाम सुना होगा। तो रेडियन एसआई यूनिट होता है एंगल का। तो क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एंगल ही है, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एक एंगल ही है, इसलिए एंगल का जो यूनिट होता है एसआई सिस्टम में रेडियन, हम लोग वही यूज करेंगे। आगे बात समझ में, कॉपी।